हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें से टेम्परेचर पढ़ चुके थे। और आज अब दूसरा मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाटर को कहा गया है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। पहला तो टेम्परेचर है और दूसरा है वाटर। ऐसा इसलिए कहा गया है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो वाटर में ही हुई है, और वाटर के बिना तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, लाइफ की ओरिजिन हुई वाटर में कब? प्री कैम्बियन एरा में। ये आपको याद करना है, प्री कैम्बियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा, 4 बिलियन ईयर एगो। ये डेटा अगर याद हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इवोल्यूशन जब पढ़ाएंगे आपको तो दोबारा से फिर यही डेटा लिखेंगे हम, दूसरा हम पूछेंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है बेटा। तो लाइफ फिर ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। अब ऐसा नहीं है कि जो वाटर में रहते हैं उनके बड़े मज़े हैं, उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेटा। देखते हैं। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फेसेस टू प्रॉब्लम। ये भी बेचारे कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें से दो के बारे में आपको पढ़ना है। टू प्रॉब्लम। पहला है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, कि पानी का केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं उसमें। एंड सेकेंड वन इज पीएच, कि पानी का पीएच क्या है। पीएच भी चेंज हो जाता है तो वाटर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को दिक्कत होती है। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन को आप इससे समझ सकते हैं कि हम इसे कह सकते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कंसंट्रेशन, है ना। और ये जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, इसे हम लोग मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, सॉरी पार्ट्स पर थाउजेंड में, पार्ट्स पर थाउजेंड। अब कुछ डेटा है जो आपको याद करने हैं कि कहां पर क्या सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। नंबर 1, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो होता है लेस देन 5। मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल वाटर के हैं तो उसमें लेस देन 5, 5 से कम मॉलिक्यूल सॉल्ट का होगा। और ये वो वाटर है जो हम लोग पीने के काम आता है हमारे। नंबर 2, मरीन वाटर। मरीन वाटर, यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 30 to 35। एंड नंबर 3, हाइपर सलाइन लगून। हाइपर सलाइन लगून, लंगूर नहीं है, ये लगून है। और यहाँ पर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो मोर देन 100 होता है। सोचिए, इतना ज़्यादा खारा पानी पी ही नहीं सकता आदमी उसको, और पीने के लिए तो इनलैंड वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये कुछ डेटा है वाटर के जो आपको याद करने हैं। अच्छा, अब क्या फ्रेश वाटर फिश मरीन वाटर में रह सकती है? नहीं। जवाब है आपका नहीं, कि फ्रेश वाटर फिश डू नॉट सर्वाइव इन मरीन वाटर। बिल्कुल सही। अगर इसका उल्टा कर दें, मरीन वाटर फिश, मरीन वाटर फिश डू नॉट सर्वाइव इन
फ्रेश वाटर, तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्यों, ऐसा क्यों है, अगर कुछ नहीं आता है तो बस बोल दीजिएगा ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, बस इतना बोल दीजिएगा कि मरीन वाटर फिश फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते और फ्रेश वाटर फिश मरीन वाटर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। अब इस ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। देखिए, ये एक फिश है बेटा, ठीक है, ये एक फिश है, मान लीजिए ये फ्रेश वाटर फिश है। इस फ्रेश वाटर फिश का नाम है लेबियो, रोहू मछली जिसको कहते हैं, लेबियो है ये। और ये लेबियो फ्रेश वाटर फिश है, तो ये फ्रेश वाटर है, मान लीजिए ये फ्रेश वाटर है, तो इस फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा वो तो कम होगा। ये देखिए, फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है। अगर इस फ्रेश वाटर फिश को उठा के हम मरीन वाटर में रख दें तो मरीन वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखिए सब सॉल्ट है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा। मान लीजिए ये कौन सा वाटर है? मरीन वाटर, ये है मरीन वाटर और ये है फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश को हमने मरीन वाटर में डाल दिया तो मरीन वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होता है और फिश की बॉडी फ्लूइड का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है बॉडी के अंदर इसके, तो वाटर का मूवमेंट जो है ना वो हाई से लो की तरफ होता है। वाटर जो है फिश की बॉडी से बाहर की तरफ मूव करेगा और जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो फिश मर जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका हम लोग। मान लीजिए ये है कोई जार, ये एक फिश है, मान लीजिए मरीन वाटर फिश है ना। अगर ये मरीन वाटर फिश है और जहाँ पर रहती है तो वहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक, अगर इस मरीन वाटर फिश को उठा के हम फ्रेश वाटर में रख दें तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो बहुत कम होना चाहिए। ये देखिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है यहाँ पर। तो अगर तो वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई है और इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो लो होगा और वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई टू लो होता है और वाटर हाई टू लो मूव करेगा, पानी बॉडी के अंदर भरेगा और फिश फूल जाएगी और फट जाएगी, मर जाएगी, है ना। तो यही कारण है, यही वजह है कि फ्रेश वाटर फिश मरीन वाटर में नहीं रह सकते और मरीन वाटर फिश फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। अगर ये सब कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं याद करना है तो बस बोल दीजिए क्यों नहीं रह सकते, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, बस खत्म। अब कुछ दो स्टेटमेंट हैं आपको याद करने हैं, जैसे कि पढ़ा भी चुके हैं ये पहले हम, यूरी हेलाइन और दूसरा है स्टीनो हेलाइन। बच्चों यूरी हेलाइन, इसी तरह पढ़ चुके हैं हम लोग यूरी थर्मल, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा था, उसी तरीके से यह है यूरी हेलाइन, इट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी कर देंगे यहाँ पे सिर्फ, सैलिनिटी मीन्स ये जो एनिमल्स हैं यूरी हेलाइन, ये अगर सैलिनिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो सैल्मन, ये जो सैल्मन फिश होती है ना बेटा, दिस इज एनाड्रोमस का मतलब होता है कि ये माइग्रेट करते हैं मरीन वाटर से माइग्रेट करके जाते हैं फ्रेश वाटर में, किस लिए? स्पॉनिंग के लिए, माइग्रेट। ऐसी फिश जो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं,
माइग्रेट स्पॉनिंग के लिए। इस कंडीशन को कहते हैं एनाड्रोमस, और इसका उल्टा कर दोगे तो कैटाड्रोमस हो जाएगा। तो सैल्मन फिश एक एनाड्रोमस फिश है। अच्छा, स्टीनोहेलाइन की बात करें तो स्टीनोहेलाइन में आपको याद करना होगा बेटा, इट टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। और इसका एक एग्जांपल याद कर लीजिए, शार्क। शार्क, बस 2 एग्जांपल काफ़ी है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने यूरी हेलाइन भी पढ़ लिया और स्टीनो हेलाइन भी पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा दूसरा मेजर एबाइटिक फैक्टर कंप्लीट होता है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3, एंड नंबर 3 इज सॉइल। सॉइल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, है ना। अच्छा, सॉइल से पहले तो लाइट भी है ना, आइए पहले लाइट पढ़ लेते हैं। लाइट, लाइट। अब लाइट की ज़रूरत क्यों है, देखिए, अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को लाइट क्यों चाहिए? एक तो चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। याद करिए, पढ़ाए होंगे आपको फोटो पीरियोडिज्म, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फोटो पीरियोडिज्म मीन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अगर कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट में फ्लावरिंग हो रही है तो उसे कहते थे हम लोग शॉर्ट डे प्लांट। ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट देने पर फ्लावरिंग हो रही है तो उसे कहते थे लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है ना। तो प्लांट जो है ना, लाइट को 2 तरीके से यूज़ करता है, एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए और दूसरा फ्लावरिंग के लिए। अब अगर बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स, तो एनिमल्स लाइट को क्यों यूज़ करते हैं? एमआरएफ के लिए। एमआरएफ मीन्स माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, एंड फोरेजिंग। एक एक करके समझा देते हैं। एनिमल्स को लाइट क्यों चाहिए? माइग्रेशन के लिए। वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जैसे बर्ड्स, है ना, तो माइग्रेशन के लिए लाइट चाहिए। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए भी लाइट चाहिए। जैसे कि हम बात करें कोयल की, तो कोयल क्या है? एक सीजनल ब्रीडर है बेटा। कोयल, कोयल इज सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर। ब्रीडर 2 तरीके के होते हैं, सीजनल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं जिनको बच्चा पैदा करने के लिए या ब्रीडिंग के लिए उनको कोई सीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे ह्यूमंस, है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका सीज़न आता है, उसी सीज़न में वो ब्रीड करेंगे। जैसे कि कोयल हो गया, तो अगर मैं पूछूं कि कोयल का ब्रीडिंग सीज़न कब है तो क्या बताएंगे आप? स्प्रिंग टू समर। स्प्रिंग टू समर, इसी सीज़न में ये ब्रीडिंग करते हैं बेटा। और फोरेजिंग का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लाइट पढ़ रहे हैं हम लोग। अब अगर बात करें लाइट की, तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं, यूवी रेज। और ये जो यूवी रेज हैं, दिस इज हार्मफुल। ये हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल है, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। स्किन पे पड़ जाए तो कैंसर हो सकता है, मे बी, है ना। अच्छा, ये जो लाइट है इसमें एक विजिबल रेंज होता है जिसे हम लोग कहते हैं विबग्योर, है ना। विबग्योर इज विजिबल रेंज ऑफ लाइट। विजिबल रेंज ऑफ लाइट। अब मैं पूछूं कि बताइए, इस विजिबल रेंज ऑफ लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होती है? तो आप बताएंगे ग्रीन लाइट में। मिनिमम फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बताइए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप बता देना ब्लू और रेड में। यहाँ पर होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। कुछ समझ में आ रहा है? तो ब्लू और रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, और वहीं ग्रीन लाइट में होती है बेटा मिनिमम फोटोसिंथेसिस। अब
एनसीईआरटी ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा, इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा गहराई में पाया जाता है? तो आप बता देंगे रेड एल्गी। रेड एल्गी प्रेजेंट इन डीपेस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा गहराई में ये पाया जाता है क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है आर फाइकोइरिथ्रिन। चलिए अब मोर देन 500 मीटर डेप्थ इन वाटर, अगर हम पानी की बात करें, ओशन की बात करें, 500 मीटर से ज़्यादा, मोर देन 500 मीटर डेप्थ इन ओशियन कर दें, इन ओशियन, सोचिए वहाँ पे बिल्कुल डार्क है, इज डार्क, वहाँ पर सदियों से डार्क है, युगों युगों से अंधेरा है, आज तक जब से सन बना वहाँ पे लाइट पहुँची ही नहीं। अगर आप किसी ओशियन में 500 मीटर से ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, डार्क है, लेकिन वहाँ पर भी तो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर भी तो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वहाँ रहता है। कीमो भाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हो नहीं सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगी, तो वहाँ कौन रहता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वहाँ पर बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहा करते हैं। अब एक बात और याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि सेलेसियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सेलेसियल सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, और सन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो लाइट एंड अनदर इज टेम्परेचर। अगर इस रूम में हम काफ़ी ज़्यादा लाइट लगा दें तो बहुत गर्मी हो जाएगी, और लाइट कम कर दें तो गर्मी कम हो जाएगी, है ना। सो सेलेसियल बहुत पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, और सन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये बेटा हम लोगों ने लाइट पढ़ लिया। अब आइए लास्ट पढ़ते हैं, नंबर 4, दिस इज सॉइल। ठीक है, सॉइल कहते हैं। अब दो चार बातें समझ लिए बेटा सॉइल में, गिन के 5 बातें बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो कि सॉइल से रिलेटेड होते हैं उन्हें कहते हैं इडेफिक फैक्टर, फैक्टर्स रिलेटेड विथ सॉइल, उन्हें कहा जाता है इडेफिक फैक्टर, है ना। अब इसमें गिन के 5 बातें पढ़नी है। पहला पढ़ना है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। नंबर 1, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, कि सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी ये किस बात पे डिपेंड करती है? इज डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पर, मतलब सॉइल का नेचर और सॉइल की प्रॉपर्टी किन बातों पर डिपेंड करती है? ये 4 बातों पर डिपेंड करती है बेटा। डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। नंबर 1, क्लाइमेट, कि वहाँ की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। दूसरा, विदरिंग प्रोसेस। सेकेंड, विदरिंग प्रोसेस। विदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है बेटा, इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक चट्टान है, वो चट्टान हजारों सालों में टूट के मिट्टी बनी। अगर उस रॉक में, अगर उस चट्टान में फास्फोरस ज़्यादा है तो मिट्टी में फास्फोरस ज़्यादा होगी, अगर सोडियम ज़्यादा है उस चट्टान में तो सॉइल में सोडियम ज़्यादा होगा। इसी को कहते हैं विदरिंग प्रोसेस। तीसरी चीज़, नंबर 3, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड,
या तो सॉइल कहीं से आई है, आइदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री या वहीं पर बनी है। देखिए क्या होता है, सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड को समझ लीजिए, बाढ़ आई, तो उस पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह के चली आई किसी दूसरे रीजन में, या वो मिट्टी वहीं बनी है, इस पर भी डिपेंड करती है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अच्छा, वो मिट्टी जो बाढ़ के साथ बह कर आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है, वो उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। एंड नंबर 4, चौथा है पीडोजेनेसिस, मतलब हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, किस तरीके से सॉइल बनी है, सॉइल का डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस। तो ये बात आपको याद रखनी है, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल, और सॉइल में जो भी फैक्टर पढ़ेंगे उन्हें कहते हैं ईडेफिक फैक्टर। अब पहला पॉइंट है नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये डिपेंड करते हैं 4 फैक्टर के ऊपर। नंबर 1 क्लाइमेट, नंबर 2 विदरिंग प्रोसेस, नंबर 3 सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, मतलब सॉइल वहीं बनी है या कहीं से बह के आई है, एंड नंबर 4 हाउ द सॉइल इज डेवलप, मतलब सॉइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल को कहते हैं बेटा पीडोजेनेसिस। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। नंबर 2 बी, उसको ए लिखे थे तो यहाँ बी लिख देते हैं। अच्छा, नंबर बी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन, एक हेडिंग ये हो गई। तो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पहला हो गया, दूसरा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन। बेटा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो समझ ही रहे हैं कि वाटर की वो कैपेसिटी जो वो पानी को होल्ड कर सके, और परकोलेशन का मतलब होता है, ये परकोलेशन का मतलब होता है सोखना, सोखना, कि मिट्टी पानी को सोख पा रही है या नहीं सोख पा रही है, कितनी देर तक वो वाटर को सोख नहीं पा रही है ना। अब ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, इट इज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, ठीक है ना, 3 फैक्टर। नंबर 1 है ग्रेन साइज, नंबर 1 इज ग्रेन साइज, ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन। जनरली सॉइल का जो ग्रेन साइज होता है ना, वो 0.02 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। अब जितने छोटे सॉइल के पार्टिकल होंगे उतना ही अच्छे से वो वाटर को होल्ड कर पाएगा, जितने छोटे पार्टिकल होंगे। स्मॉलर द साइज ऑफ सॉइल ग्रेन, जितने छोटे सॉइल ग्रेन के साइज होंगे उतने अच्छे से वो वाटर को होल्ड कर पाएगा। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर, जितने छोटे साइज होंगे सॉइल की मिट्टी के पार्टिकल जितने छोटे छोटे होंगे उतने अच्छे से वो वाटर को होल्ड कर पाएगा। होल्ड वाटर मोर, ठीक है बेटा। तो एक बात ये आपको याद रखनी है कि ग्रेन साइज पे भी डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन। ग्रेन की साइज कितनी होनी चाहिए, 0.02 से mm से 2 mm तक, और जितनी छोटी ग्रेन की साइज होगी उतनी ज़्यादा वो वाटर को होल्ड कर पाएगा। दूसरा है एग्रीगेशन, नंबर 2 इज एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन क्या होता है, मतलब इकट्ठा होना,
मतलब ग्रेन साइज किस तरीके से एक साथ हैं। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी है, तो ये मिट्टी इस तरीके से आप इसके साइज पास पास में है या फिर ऐसे हैं, ऐसे हैं, किस तरीके से ग्रेन जो है वो आपस में मिले हुए हैं। और सोचिए अगर एग्रीगेशन सॉइल के पार्टिकल का इस तरीके से होगा तो वाटर आसानी से नीचे चला जाएगा, इसका मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर ग्रेन के का एग्रीगेशन इस तरीके का होगा तो वाटर आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो बेटा किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है एग्रीगेशन पर भी। और तीसरा है सॉइल कंपोजिशन, नंबर 3 सॉइल कंपोजिशन, कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं, आपने उसमें कितनी खाद डाली है, क्या क्या डाला है, इस पर भी डिपेंड करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि मैं बात करूं एक पॉन्ड की, एक पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो वहाँ की जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। तो क्या वो खेती के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, सारी फसल खराब हो जाएगी। खेत में बहुत कम भी पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में पानी होना चाहिए, है ना। तो ऐसी मिट्टी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम होती है वहाँ पे खेती की जाती है बेटा। अगर खेत में पानी रुक रहा है तो फसल सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी पानी से, और अगर पानी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल ही सूख जा रहा है, तब भी फसल खराब हो जाएगी क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन इज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, दैट इज ग्रेन साइज, एग्रीगेशन एंड सॉइल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट, इन वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, अगला है सी है वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया। किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन है, मतलब वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, इसी को कहते हैं वेजिटेशन, है ना। वो किस बात पे डिपेंड करते हैं बेटा? इनके 6 फैक्टर हैं, डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर, ये 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने जो ये बताया आपको, ग्रेन साइज, सॉइल एंड एग्रीगेशन, इसके लिए एक ट्रिक बना लें हम लोग, गैस, GAS, गैस, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन एंड सॉइल कॉम्पोजिशन। अब पढ़ रहे हैं वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया। ये बेटा डिपेंड करता है 6 बातों के ऊपर। एक तो डिपेंड करता है, अभी मैंने लिखा गैस, गैस क्या है? गैस है क्या? तो G से ग्रेन साइज, A से एग्रीगेशन और S से सॉइल कंपोजिशन। इट डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर। तो 3 फैक्टर तो ये हो गए, गैस, और अगला है pH, दूसरा है, अच्छा पहले जान लो pH कितना होना चाहिए खेती के लिए। सबसे बेस्ट pH होता है 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.6 का जो pH होता है वो खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है। फिर है मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन, और लास्ट में है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जैसे कि आप माउंटेन में देखें तो वहाँ पे ज़मीन उबड़ खाबड़ होती है, अभी आप प्लेन में चले जाएं तो वहाँ पे ज़मीन प्लेन है, पहाड़ नहीं है वहाँ पे, तो उसको कहते हैं टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे। तो किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है 6 फैक्टर पे। किस पे? गैस तो हमने बता ही दिया, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, सॉइल कंपोजिशन, pH, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। अब मिलके इनका एक हम लोग ट्रिक बना लेते हैं, याद करने का तरीका है गैस PMT, गैस PMT। P से pH, M से मिनरल कंपोजिशन और T से टोपोग्राफी। तो ये आपको बेटा याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा गैस PMT। वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन 6 फैक्टर। अब नंबर 4 C हो गया। डी बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी एरिया के जो एनिमल हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स ऑफ एन एरिया,
एनिमल्स ऑफ एन एरिया, किसी भी जगह के जो एनिमल्स होते हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं वहाँ के प्लांट्स में। एनिमल्स ऑफ एन एरिया इज डिक्टेटेड बाई प्लांट्स। प्लांट्स ही तय करेगा कि यहाँ पर किस तरीके के एनिमल ग्रो कर सकते हैं और रहेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ डेजर्ट की, तो डेजर्ट में कहाँ ज़्यादा आपको प्लांट्स मिलेंगे? वहाँ पे कैक्टस मिलेगा, ओपनशिया मिलेगा। तो क्या वहाँ पे आपको लॉयन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको लॉयन डेजर्ट पे नहीं मिलेगा, आपको लॉयन जो है वो केरल के जंगल में ही मिलेगा। तो वेजिटेशन डिसाइड करता है, प्लांट्स डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन एनिमल रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो हो गया नंबर डी, एनिमल्स ऑफ एन एरिया। अब नंबर ई पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल। ई, टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल। बेंथिक का मतलब होता है तली। कभी समुद्र में उतरे हैं आप? समुद्र में, अरे समुद्र में तो उतरे होंगे। तालाब में कभी उतरे हैं? कभी तालाब में जाइए, तो तालाब में आप पैर रखेंगे तो नीचे क्या मिलेगा? कीचड़ मिलेगा, और वो कीचड़ आपके पैरों की उंगलियों के बीच में फंस जाता है। इसी को कहते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। तो टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल मतलब उस तालाब के अंदर तली पर कौन से एनिमल मिलेंगे, ये डिपेंड करता है सेडिमेंट के ऊपर। टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल इज डिपेंड्स ऑन सेडिमेंट। किस पे डिपेंड करता है? सेडिमेंट पे डिपेंड करता है। जो नीचे की तरफ तली में जो कीचड़ जमा है उस पे डिपेंड करता है। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ ली सॉइल के ऊपर, कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी कितनी बातों पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर जो कि सॉइल से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम लोग ईडेफिक फैक्टर कहते हैं। अब अगर बात करें हम सॉइल के पार्टिकल की, तो सबसे छोटा पार्टिकल बेटा होता है क्ले का, फिर होता है सिल्ट, और फिर होता है तुम्हारा जो सैंड होता है उसका। ठीक है ना, खैर ये सब बताने वाली बात नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, खाली इतना आप सुन लीजिए। अच्छा, खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो आप बताएंगे लोमी सॉइल जो होती है, चिकनी मिट्टी, वो खेती के लिए सबसे बढ़िया होती है। और इसी के साथ बेटा हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, मेजर ए बायोटिक फैक्टर। अब अगले टर्न पे आएंगे तो देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।